हाय एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू आवर सेशन। और हम पेपर 2 कर रहे हैं जिसमें हम फर्स्ट 2 यूनिट्स कर चुके हैं कंप्लीट। अब यूनिट 3 पे आ जाते हैं। यूनिट 3 का सिलेबस आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सेमेस्टर सिस्टम देखिए क्या होता है। ये सेमेस्टर्स वर्ड ही एक लैटिन से निकल के आया। इट्स अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब ये होता है 6 मंथली। ओके, सो ये सेमेस्टर सिस्टम क्या करता है, एक हाफ डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, जैसे कि 12 महीने का है तो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो 6 मंथली सेमेस्टर सिस्टम का एसेंस है। ये रिड्यूस करता है स्टूडेंट की बर्डन को, है ना, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है तो सिलेबस तो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगा कि कुछ सिलेबस हम शुरू के 6 महीने में पढ़ेंगे, कुछ बाद में। तो एक क्या है, रिडक्शन ऑफ सिलेबस के हिसाब से बच्चे पे बर्डन कम आता है। प्रोएक्टिव सिस्टम है। सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों को इंगेज रहना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ही प्रोएक्टिव सेशन बोला जाएगा, वो है आपका सेमेस्टर सिस्टम। ठीक है, और ये क्या है, इंटरेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करेगा आपका सेमेस्टर सिस्टम। एडवांटेजेस अगर मैं बता दूं, एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए कि सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि ये जो बर्डन है बच्चों के ऊपर उसको रिड्यूस करता है सेमेस्टर सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, ये बच्चे को एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिस स्पेस में वो अपने बारे में सोच सके, अपने अपने पेस को देख सके। पेस होता है कि किस गति से वो पढ़ रहा है। ठीक है, स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, ये सारी चीज़ें वो खुद एनालाइज कर सकता है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को बिजी रखते हैं पूरे साल, है ना। पूरे साल बिजी रखते हैं कैसे, अभी 6 महीने तक तुम्हें ये पढ़ना है, उसके बाद 6 महीने बाद वो पढ़ोगे। तो बच्चा क्या है, हमेशा एक ही बहुत ही एक्टिव मोड में वो हमेशा रहता है। और इसके क्या क्या एडवांटेजेस और हो सकते हैं कि जो भी अपने आप को वो हमेशा क्या करेगा, वेल वर्स्ड रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि पूरे साल वो बिजी है ना, तो क्या है, अपने आप को बहुत ही, उसके पास बहुत सारे चांसेस हैं कि वो अपने आप को वेल वर्स्ड रखे, अपनी नॉलेज को वेल वर्स्ड रखे। ठीक है, अपने स्टैंडर्ड को वेल वर्स्ड रखे, बहुत ही अच्छे वे में रखे, ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है कि जो आपका सेमेस्टर सिस्टम है ये एक स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्या है, बच्चा इससे अपने सोसाइटी के फ्यूचर के बारे में भी कुछ बातें जानना लग जाता है थ्रू दोस करिकुलम और थ्रू दिस सेमेस्टर सिस्टम। ठीक है, ये हो गया एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की बात अगर मैं करूँ तो क्या क्या हो सकता है कि भाई क्या है, इसमें टाइम कम है आपके पास। ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट सेशन आपका जुलाई में शुरू होता है और अगस्त तक चलता है। ठीक है, तो जो कमिंग सेशन है उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या हो जाता है, वाइसा वर्सा हो जाता है, मतलब कि बुक्स और सिलेबस ज़्यादा और आपका टाइम कम। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है सिलेबस और टाइम। उसके बाद और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा क्लास बच्चा नहीं ले सकता। अभी मैंने एडवांटेजेस में क्या बताया कि पूरे साल बिजी रखते हैं, तो इसका एक नेगेटिव क्या निकल गया है कि भाई बच्चे के पास इतना टाइम ही नहीं कि वो अपना अपने डिफ़िकल्ट जो उसके एरियाज़ हैं उसको वो कैटर कर सके या एक्स्ट्रा क्लासेस ले सके। और क्या इसमें नेगेटिव हो सकता है कि जो बच्चा है ना वो बस अपनी स्टडी को लेकर कन्फाइन हो जाता है। ठीक है, मतलब कि उसे पता है कि मुझे 6 महीने ये पढ़ना है, फिर जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है आने वाले 6 महीने के लिए उसे पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है, तो अपने ही कोर्स से वो कन्फाइंड वहीं तक ही सीमित रह जाता है वो बच्चा। ठीक है, उसके बाद है टाइम की कमी है, क्योंकि 6 महीने आपके पास, तो क्या होता है, जो भी चैप्टर्स है ना, जो उसे कुछ चैप्टर्स हैं वो उसकी अंडरस्टैंडिंग को ग्रैब कर ही नहीं पाता है, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा होता है। तो बच्चा जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो उसका डेवलप नहीं हो पाता। ये हैं आपके सेमेस्टर सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम पे आ जाते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, देखिए ये बेसिकली होता है आपका स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट। ठीक है, जहाँ पे भी स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट की बात आ जाए कि मतलब कुछ ना कुछ फिक्स है, तो आप लोगों को पता है हम ग्रेडिंग देते हैं कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, ठीक है, या फिर 1 2 3 ऐसे ग्रेडिंग हम दे देते हैं। याद है ना ग्रेडिंग सिस्टम का, जैसे 91 to 100 किसी के मार्क्स आ गए इस रेंज में तो हम उसको A1 ग्रेड देंगे, है ना। तो इसमें ग्रेडिंग सिस्टम में ही होता है। ये शुरुआत कब हुई थी इसकी, 2009-10 में ग्रेडिंग सिस्टम हमारे इंडियन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अडॉप्ट कर लिया था। और इसका मेन वो क्या है कि ये प्रेशर को रिड्यूस करता है एग्ज़ाम टाइम में, है ना। बट ये हर किसी का, ये जो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना, ये सारे क्या है, फ्लेक्सिबल इन नेचर है। ये सारे बच्चे को बहुत अच्छा स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो दोनों में देखने को मिलेंगे हर किसी में, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो एक फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम के आपके एडवांटेजेस अगर मैं बोलूँ, एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए पहला है कि जो भी एग्ज़ामिनर है ना उसके लिए ये एक
बूस्टर का काम करता है, कि जब वो एक असेसमेंट करता है तो उसे पता है कि 91 to 100 है तो मुझे A+ ही देना है। तो उसे बच्चों की डिफ्रेंसिएशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इन सब का भी एक बहुत ही कॉमन प्लेटफॉर्म पे वो सबको लेके चलता है, किसी को हायर नहीं समझता, किसी को, अब जिसके 91 है उसको भी A+ मिला है, जिसको 100 है उसको भी A+ मिला है। तो कहीं ना कहीं एक एक कोई गिल्ट वाली फीलिंग नहीं आती, सब अच्छे से उसको ट्रीट करते कि A+ मिला है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो सुसाइड रेट है बच्चों का वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सबको मार्क्स नहीं एलोकेट होते हैं, फेलियर का इशू नहीं होता है। ग्रेडिंग सिस्टम से क्या होता है कि बच्चे को लगता ही नहीं कि वो फेल हुआ है, तो क्या है, वो अपना सुसाइडल जो रेट होता है सोसाइटी में वो रिड्यूस होने लगता है। स्टूडेंट की जो GPA है ना, उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है आपका ये ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। और बात क्या है इसकी पॉजिटिव, और क्या लिख सकते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करता है ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आपके एडवांटेजेस हैं ग्रेडिंग सिस्टम के। डिसएडवांटेजेस की बात करूँ मैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं कि जो मेरिट में स्टूडेंट है ना, मेरिटोरियस जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छा नहीं है। अब किसी के 99 नंबर हैं उसको भी A+ मिलेगा, और जिसके 91 है उसको भी A+ मिलेगा। तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको एक स्पेशल कैटेगरी में फॉल कराते ही नहीं है, A+ इज़ कॉमन, ठीक है। तो ये एक क्या है, डिस्करेज करता है एक मेरिटोरियस स्टूडेंट को। और क्या है इसमें, बच्चों को एक होता है कि तुम पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, तो ये जो एक मोटिवेशनल है ना वो कम हो जाती है ग्रेड, क्योंकि उन्हें पता है ग्रेड्स तो मिलने हैं उन्हें, उनके हिसाब से B ग्रेड भी अच्छा है, C ग्रेड भी अच्छा है, ठीक है। जैसे मार्क्स होते हैं कि 41% आए तो वो ज़्यादा बुरा लगता है एज़ कम्पेयर टू हम बोले कि तुम्हारी B ग्रेड आई है, जो भी है, ठीक है। तो ये क्या है, जो बच्चों में एक मोटिवेशनल सोर्स है उसको कम करने की कोशिश करता है। उसके बाद इसका और डिसएडवांटेज क्या कह सकते हैं, हाँ ये मैंने बता दिया कि 91 वाले को भी वो सेम प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और 99 वाले को भी सेम प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। उसके बाद क्या है कि जो बच्चा है वो अगर किसी रिगरस कोर्स में नहीं जाना चाहता, ठीक है, तो वो क्या करता है, बहुत ही नॉर्मल कोर्स अडॉप्ट कर लेता है और क्या करता है, अपनी हायर ग्रेजुएशन को मेंटेन करता है। रिगरस कोर्स अगर जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, तो बच्चा उसको छोड़ने की कोशिश करेगा। उसे पता है कि ग्रेडिंग सिस्टम है, मुझे मार्क्स तो उसमें भी ज़्यादा मिल जाएंगे, तो वो हायर कोर्सेज़ में भी, हायर लेवल पे भी अपने ही लो ग्रेड कोर्सेज को कंटिन्यू करता है एज़ कम्पेयर टू द हाई और रिगरस कोर्सेज, ठीक है। तो ये आपके कुछ डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। फ्लेक्सिबल सिस्टम तो है ही, इसमें क्या है, क्रेडिट सिस्टम सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है। इसमें बच्चे को छूट होती है उसे क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट कैन चूज़ व्हाट ही वांट्स टू स्टडी। जो आपका क्रेडिट सिस्टम है वो साइंटिफिकली एक्सेप्टेड सिस्टम है, ठीक है। ये क्रेडिट सिस्टम हमारे इंडिया में बहुत ही न्यूली टर्म है, बट ये बहुत ही हमारे वेस्टर्न कल्चर में बहुत अच्छे वे से अडॉप्ट ऑलरेडी हो चुका है। और वहाँ पे जब हमने इसका परफॉर्मेंस रेट देखा, वहाँ पे हमने सक्सेस देखी कि बच्चों को क्रेडिट सिस्टम से ज़्यादा बेनिफिट होता है, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो क्या है, हमने भी इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। इग्नू इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, जिसने भी इग्नू से कोई कोर्स किया होगा देखा होगा, उनकी बुकलेट में लिखा आता है दिस सब्जेक्ट और दिस चैप्टर इतने इतने क्रेडिट सिस्टम का है। तो क्रेडिट सिस्टम में क्या है, 3-4 आपको ऑप्शन दे दिए, तो आपको अपने क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। और फिर बस एक लिमिट होती है कि आपको जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 400 क्रेडिट पूरे करने हैं, तो 400 क्रेडिट में आपको सब्जेक्ट्स की पूरी लिस्ट दे दी जाएगी और उन लिस्ट में से आपको सिलेक्शन करना है ताकि आपके 400 क्रेडिट पूरे हो जाए, समझिए। तो इसमें आपको कितनी चॉइस मिल रही है अपने सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने की। क्रेडिट सिस्टम के अगर मैं कुछ फीचर्स की बात बताऊं तो देखिए, ये क्या है, आपकी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है उसको इन्हांस करता है, ठीक है। जो बच्चों की एस्पिरेशंस हैं उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स की ही स्टूडेंट हूँ, तो मेरा कुछ अकाउंट में कुछ टॉपिक्स मेरे ढीले हैं, ठीक है। तो क्या करूँगी, मैं उन टॉपिक्स को या तो लूँगी ही नहीं, क्योंकि क्रेडिट सिस्टम में मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। तो क्या है, जो मेरी एस्पिरेशंस हैं और जो मेरा एक फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंश्योर रहता है क्रेडिट सिस्टम से। ये क्या करता है, बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस करता है ताकि वो एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में अपना प्रोग्राम पूरा कर ले, ठीक है। और क्या है, ये जो हमारे हाई प्रोबेबिलिटी टू बी ऑपरेशनलाइज्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। बच्चों में ये एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क करने की कैपेबिलिटी को इन्हांस करता है आपका क्रेडिट सिस्टम के फीचर्स है ये। मेरिट्स की बात करूँ, ठीक है, अगर हम मैं मेरिट्स की बात करूँ, क्रेडिट सिस्टम के मेरिट्स की बात करें तो क्या है कि
जो भी एक ब्राइट स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, मैक्सिमम क्रेडिट की तरफ भागेगा, ठीक है। वो वही क्रेडिट लेगा जहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम उसको चांसेस मिल रहे हैं, या मैक्सिमम उसे क्रेडिट, मतलब कहीं पे 200 क्रेडिट है, कहीं पे 800 क्रेडिट है, तो बच्चा 800 क्रेडिट की तरफ जाएगा। अब वो 800 क्रेडिट की तरफ जा रहा है मीन्स वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट सेलेक्शन कर रहा है ना, तो वो अपनी ही नॉलेज को इन्हांस कर रहा है। उसके बाद क्या है, इसमें जो स्टूडेंट है वो रिसर्च और दूसरे एक्टिविटीज़ में भी क्या करता है, क्या कहते हैं, कम क्रेडिट का वो ले सकता है। जैसे कि जिस बच्चे को रिसर्च में एक्टिविटी है तो वो बाकी एक्टिविटीज़ को कम क्रेडिट में डालेगा, सिर्फ रिसर्च पे फोकस करेगा, या वाइसा वर्सा हो सकता है, ठीक है। तो अपनी चॉइस के हिसाब से कि उसे थ्योरी पसंद है, रिसर्च पसंद है, वो अपना क्रेडिट एलोकेट कर सकता है। स्टूडेंट को एक फ्रीडम होती है कि वो क्या चूज़ करे, वो कौन सी आइडेंटिटी रखे, किस सब्जेक्ट पे जाए, किस टॉपिक पे जाए, वो एक स्टूडेंट को फ्रीडम दी जाती है, ठीक है। उसके बाद है, ये एक यूनिफॉर्मिटी और हार्मनी लेकर आता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपका क्रेडिट सिस्टम। जो क्रेडिट सिस्टम है ना, ये ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ होता है क्रेडिट सिस्टम, बहुत ज़्यादा रिलायबल है आज के टाइम पे, वैलिड है, बहुत ज़्यादा वैलिड है। ये वैलिडिटी इसकी सिर्फ 1-2 साल में नहीं है, ये इन्होंने काफ़ी टाइम से क्रेडिट सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है, तो इसकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी जब भी हम ओपन एजुकेशन की बात करते हैं, माइंड में सबसे पहले इग्नू आता है, क्योंकि उसका क्रेडिट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये है आपके कुछ एडवांटेजेस, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करूँ मैं, क्रेडिट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो क्या है, कभी कभी ये टीचर्स के लिए या किसी भी स्टूडेंट के लिए या इवन पेरेंट्स के लिए भी बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अराइज कर देता है कि भाई क्रेडिट सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। क्रेडिट सिस्टम को समझ ही नहीं पाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेने से क्या क्रेडिट सिस्टम पे इफेक्ट होगा, क्या मेरी एजुकेशन पे इम्पैक्ट होगा। तो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी डगमगा जाती है, क्योंकि बहुत ही टेक्नोलॉजिकल ही एडवांस सिस्टम है ना ये, तो इसलिए एक रिलायबल वाली सोर्स रह जाती है कि भाई क्या ये एक्सेसिबल है सबके लिए या नहीं है, ठीक है। बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और बहुत ही ज़्यादा लिबरल कोर्स है आपका ये क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो आपका स्टूडेंट है वो क्या करता है, क्रेडिट सिस्टम लेकर वो अपनी एक्स्ट्रा जॉब्स पे भी ध्यान देता है, ठीक है। एक साइड बाय साइड जॉब भी करता है, लर्निंग जॉब्स करता है, तो इससे क्या होता है, उस पर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, अगर क्रेडिट सिस्टम में रिसर्च वर्क है, तो रिसर्च वर्क में आपका आपको कोई डाटा कलेक्शन करना है, तो आपने क्रेडिट सिस्टम तो ले लिया डाटा कलेक्शन का, अब आपको डाटा कलेक्शन करने जाना भी है, तो एक ये क्या है, आप लोगों को थोड़ा, अगर किसी टाइप की लर्निंग जॉब्स है तो आपको एक एक्स्ट्रा बर्डन भी बियर करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, एक टफ टास्क हो जाता है जब भी हम इवैल्यूएशन पे आते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट सिस्टम में जब इवैल्यूएशन की बात आती है तो एक टफ टास्क बनकर ये सामने आ जाता है आपका क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। तो आई होप ये सारा समझ आ गया होगा, सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। इसमें क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इजी टू यूज़ होते हैं, कंप्यूटर पे बैठो सीधा सीधा टिक करो, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सब कुछ देता है, वो सारे फीचर्स प्रोवाइड कराता है जो एक एग्जामिनेशन सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटिक इवैल्यूएशन हो जाता है, आप लोगों को रिजल्ट, एमसीक्यू है तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाता है, और ई असेसमेंट होती है ना, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, तो ऑब्वियसली बात है असेसमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक वे में ही होगी। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, आपको जो रिज़ल्ट है बहुत ही इंस्टेंट और एक्यूरेट मिलता है ऑनलाइन एग्ज़ाम में। और क्या है कि जो भी रिमोट एरियाज़ में बच्चे रहते हैं ना, उनको भी वेब कैमरा के थ्रू हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। जैसे अब हमारे एमडीयू के होंगे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम, क्योंकि या तो गूगल मीट वो लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जो भी है, तो एक गांव में बैठा हुआ बच्चा भी ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जैसे ड्राइंग्स हो गई या डायग्राम्स हो गए, ऐसा कुछ बनाने की ज़रूरत होती ही नहीं, क्योंकि एमसीक्यू होता है ना, सिर्फ टिक करो और निकल लो, है ना। उसके बाद क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक वे है ये, जो स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में हेल्प करता है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इसके बाद क्या है कि जो हम मार्किंग करते हैं ना, स्कीम एग्ज़ाम की जो हम मार्किंग करते हैं, वो एक कैंडिडेट को इजीली बता देते हैं कि या तो तू पास है या फेल है, ठीक है। हम लोग देखते हैं ना, एमसीक्यू देकर आते हैं, फिर रिजल्ट आता है यू आर फेल, यू आर सक्सेसफुली क्लियर दिस एग्ज़ाम, तो वो क्या है कि इजीली ई मार्किंग हो रही है, ई असेसमेंट हो रहा है, तो बहुत ही क्लियर कट रिजल्ट मिल जाता है।
कॉस्ट सेविंग है ना, पेन या पेपर लेते हैं तो पेपर का कॉस्ट, पेन का कॉस्ट, फिर इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें। तो लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशन से आपका कॉस्ट सेविंग है, इकोनॉमिक फ्रेंडली है, ठीक है। चलिए डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। क्या है इसमें कि भाई एक तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अवेयरनेस लोगों में बहुत कम है ना, कैसे पता ही नहीं कि हाउ टू यूज़ कीबोर्ड, हाउ टू यूज़ माउस, है ना। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस थोड़ी यहाँ पे कम पड़ जाती है। उसके बाद क्या है, जो आपका वर्जन होता है, जो भी माइक्रोसॉफ्ट है या जो भी है, तो उनका वर्जन कैसे चेंज करें, उसको कैसे अपडेट करें ताकि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकें, वो भी थोड़ा हेडेक हो जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि चीटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में, देखा जाता है। अगर वो सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है, अगर सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप किसी एक लिंक को खोलकर कर रहे हैं और दूसरी विंडो पे जाते हैं तो वो लिंक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि तुमने चीटिंग की है। लेकिन अदरवाइज जनरली क्या बोला जाता है कि जैसे हमने दो विंडो खोली हुई है, एक में क्वेश्चन पेपर है तो हम दूसरी विंडो में गूगल सर्च करने लग जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, आपका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम का। ये देखने को भी मिल रहा है, अभी कितने सारे एनओसीज बनाई गई है ना बच्चों की, अभी जो हमारे पीजी एग्ज़ाम्स हो रहे थे, क्योंकि वो चीटिंग कर रही थी, फिर एग्जामिनर ने उनको नोट कर लिया था कि दे आर मूविंग सो मच, और जो अपने हैंड्स मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें, तो टीचर्स ने उनको पकड़ लिया था, तो एनओसी बना दी थी उनकी, ठीक है। और क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं कि भाई मान लो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आपका लैपटॉप कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम के डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए क्वेश्चन बैंक हो जाते हैं। क्वेश्चन बैंक क्या है, ये एक डाटा बेस है क्वेश्चंस का, ठीक है। और ये डाटा बेस क्या है कि जो भी क्वेश्चंस का कैसा डाटा बेस है, जो बच्चे की लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है क्वेश्चन बैंक। जो भी क्वेश्चनिंग एक मेथड है ना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइस ऑफ टीचिंग है, ठीक है। सबसे अच्छा जो डिवाइस ऑफ टीचिंग है वो क्वेश्चनिंग है। जो क्वेश्चंस पूछ के आप बच्चों को समझा सकते हैं, या फिर बच्चा जो क्वेश्चंस पूछ के अपने डाउट राइज करता है, वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसके बाद है हाँ, ये बच्चे को एक्टिव और अलर्ट रखता है क्वेश्चनिंग मेथड। क्यों? क्योंकि उसे पता है क्लास में बैठा है तो टीचर कुछ भी पढ़ा रही है और उसमें से कुछ भी पूछ लेगी मेरे से, तो एक्टिवनेस और अलर्टनेस बहुत ज़्यादा होती है क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि कैरेक्टरिस्टिक क्या हो चाहिए एक गुड क्वेश्चन, अगर मैं एक क्वेश्चन बनाऊँ तो उसको मैं कैसे कहूँगी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना है, तो देखिए क्या है, जो आपका क्वेश्चन है ना वो बहुत ही डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है। वेग नहीं होना चाहिए कि बच्चा पढ़ते पढ़ते ना समझे कि मैडम पूछना क्या चाह रही है, ठीक है। बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, रेलिवेंट टू द थीम होना चाहिए। अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ा रहे हैं तो वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में ही होना चाहिए, उसमें कोई पॉलिटी का आर्टिकल आप नहीं डाल सकते। क्वेश्चन शुड बी कंटिन्यूअस वन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पूरे एक चैप्टर का क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे कि आपने फर्स्ट पेज से पहला क्वेश्चन बना लिया, फिर सेकंड पेज से दूसरा क्वेश्चन बना लिया, जैसे कि बच्चे को क्वेश्चंस के थ्रू समरी भी याद हो जाती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है गुड क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद है जो जो क्वेश्चंस होते हैं ना फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, ठीक है, उनको हम लोगों को नहीं पढ़ाना चाहिए, जो क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड है तो बच्चे को रटना ही रटना है, तो उस पर इतना एम्फेसाइज ना देके उसको उसका समरी या फिलोसफी बताकर उसे वो समझाने चाहिए, रिवीजन मल्टीपल रिवीजन करानी चाहिए, ठीक है। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एमसीक्यू की बात करूँ, है ना, एमसीक्यू की बात करूँ, एमसीक्यू के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लीजिए। एडवांटेज क्या है कि बहुत ही क्विक है और बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई जो अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है गैस वर्क की, है ना, और कभी कभी क्या आता है गैस वर्क वो करते हैं और एग्जाम क्लियर कर जाते हैं, तो ये डिसएडवांटेज है। दूसरे टाइप का आपका क्वेश्चन आता है ट्रू एंड फॉल्स का, ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लो। एडवांटेजेस क्या है इसका कि बहुत ही क्विक एंड ईजी टू स्कोर है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि भाई आपको ये इनकरेज करता है गैसिंग वर्क में, ठीक है, क्योंकि आप अगर सही गैस वर्क करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे और फिर आपको अप्रिसिएशन मिलता है इसमें। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन बैंक में क्या डाल सकते हैं, जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसका एडवांटेज क्या होगा, ईजी टू राइट है, ईजी टू ग्रेड है, ये सारी चीज़ें। और डिसएडवांटेज क्या होगा कि आपको मेमोराइज टर्म्स और डिटेल्स को मेमोराइज करने के लिए इनकरेज किया जाता है ताकि आप एक शॉर्ट आंसर अच्छा सा लिख सकें, ठीक है। ऐसे टाइप क्वेश्चंस में देख लो एडवांटेज क्या है इसका
कि भाई बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी नॉलेज अपनी स्किल को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है ऐसे टाइप का कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एक तो ये, ठीक है। उसके बाद है कि बच्चे को पूरी प्लानिंग के साथ इसको करना पड़ता है, ठीक है। और अगर बाई चांस मान लो उस बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है तो और ज़्यादा उसके लिए डिसएडवांटेज क्रिएट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी जो हमने देखी है क्वेश्चन बैंक में किस टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओपन बुक सिस्टम। देखिए ओपन बुक सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपने नोट्स अपने टेक्स्ट और जो भी आपका रिसोर्स है उसको ले जाने की फ्रीडम है, ठीक है। तो ये ओपन बुक टेस्ट क्यों रखा जाता है, ताकि ये देख सके कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे ढूंढ सकते हैं और ढूंढने के बाद उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं ना। क्योंकि ओपन बुक सिस्टम में क्या होता है टाइम लिमिट बहुत कम होता है और आप खुश तो हो जाते हैं कि मेरे पास बुक है, लेकिन वो टाइम लिमिट इतना कम होता है तो आप लोगों का वो क्विक रिएक्शन देखते हैं कि इसने कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को ढूंढा, कितने अच्छे फ्रेम में आंसर किया इसको, ठीक है। तो ये सारा है आपका ओपन बुक सिस्टम। इसका एडवांटेज देख लो क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि बुक्स को बच्चा एक्सेस कर लेता है एग्जामिनेशन टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि वो क्वेश्चन को उस वे से समझता है जो ताकि वो जल्दी से बुक मतलब जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा वो पहले बुक का इंडेक्स पढ़ेगा कहाँ पे, तो एक उसका अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाता है, इतने जल्दी से वो क्वेश्चन को फ्रेम कर लेता है और फिर बुक में इंडेक्स को देख के सीधा उस पेज पे जंप कर जाता है कि ये क्वेश्चन तो ये कह रहा होगा, ठीक है। मतलब कि उसे एक हाईलाइटिंग वर्ड दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़े स्टेटमेंट है और उसमें कहीं पे मेंशन कर दिया नाम के बारे में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, नाम को देखेगा, उसे पता है कि सारा क्वेश्चन नाम के आसपास ही होगा, तो वो जल्दी से जल्दी नाम वाले चैप्टर पे जाके बैठ जाएगा। तो वो क्या है, एक बहुत अच्छा क्विक रिएक्शन वहाँ पे उसका स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिएक्शन देखने को मिलता है। और क्या करता है ये बच्चे को सेल्फ स्टडी करने के लिए इंकरेज करता है आपका ओपन बुक सिस्टम, ठीक है। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई सीधी सी बात है बच्चा पढ़ना बंद करेगा और वो सिंपल कॉपी पेस्ट करेगा इससे, ठीक है, ओपन बुक सिस्टम से। और क्या है जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं ना वो इंक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि सभी पास हो जाएंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि टॉपर कौन है या फिर किसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी पास आउट हो रहे हैं। तो क्या है नंबर ऑफ़ पास आउट्स वुड इंक्रीज़। और क्या है जो बोर्ड एग्जामिनेशंस है ना वो क्या है इस मेथड से अपनी इंपॉर्टेंस को लूज़ कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उन्हें पता है ओपन बुक टेस्ट है मैं वहाँ दे दूँगा, तो वो बोर्ड एग्जाम्स को इतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन से अनफेमिलियर रहते हैं, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्लियर प्रोसीजर क्या है, क्लियर रूल्स क्या है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं आपके ओपन बुक सिस्टम के, ठीक है। चलिए एक आपका टॉपिक है ये वाला, ये हमने कर लिया, सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, क्वेश्चन बैंक एंड ओपन बुक सिस्टम हो गया। एक टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन एंड एग्जाम ऑन डिमांड, देखिए बहुत ही ईजी है इसलिए मैंने ये नोट्स में डाला ही नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ही क्या है कि भाई बच्चे को एक फ्री इन्वायरमेंट दिया जाए ताकि बहुत ही फ्रीली वे में वो अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर सके, ठीक है। कोई भी टास्क दिया जाए तो उसको बहुत फ्रीडम दी जाए उस टास्क को करने के लिए, ठीक है। और अगर हम किसी को फ्रीडम देते हैं तो क्या है जो उसका रेंज है काम करने का वो बढ़ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हम रीअपियरिंग का एग्ज़ाम दे दें तो वो क्या है एक फ्लेक्सिबिलिटी है एग्जामिनेशन में, ठीक है। किसी बच्चे को अपने मार्क्स इंप्रूव करने या कोई सेटिस्फाई नहीं तो वो री एग्ज़ाम दे सकता है। तो री एग्जामिनेशन इज़ द बेस्ट वे ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये सारा वही है। एग्ज़ाम ऑन डिमांड, एग्ज़ाम ऑन डिमांड अगर मैं बोलूँ तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, इग्नू। इग्नू में याद है, इग्नू में बहुत सारे बच्चों को इग्नू को नॉलेज होगी। इसमें क्या इग्नू हो गया या NIOS हो गया, ठीक है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। और इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे क्या करते हैं आपका एग्ज़ाम ऑन डिमांड कराते हैं। फॉर एग्जांपल बाई चांस आप शहर से बाहर है जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर आपकी प्लानिंग है कि मुझे नेक्स्ट मंथ बाहर जाना है अर्जेंट वर्क से लेकिन नेक्स्ट मंथ ही एग्ज़ाम है इग्नू के, तो क्या करेंगे इग्नू में एक ऑप्शन है एग्ज़ाम ऑन डिमांड। आप पहले ही उनको वो मेल कर देंगे या जो भी अपना उनका प्रोसीजर है फॉलो करेंगे और क्या करेंगे वो आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन पेपर फ्रेम करेंगे और अपने आप सुटेबल वे में जिस टाइम पे आप सुटेबल हैं, जो टाइम आपके लिए परफेक्ट है, आप वो टाइम उनको बोल देंगे कि मैं इस दिन में ऐसे फ्री हूँ और मैं तभी एग्ज़ाम दे सकता हूँ, तो आप फ्रीली एग्ज़ाम देकर आ सकते हैं। अब आपको हेडेक ही नहीं है, आपकी ग्रेजुएशन भी पूरी होती रहेगी और आप अपना अर्जेंट वर्क भी पूरा कर सकते हैं। तो जो ये आपका एग्ज़ाम ऑन डिमांड है बहुत ही न्यूली एडवांस्ड चीज़ है और इग्नू में बहुत अच्छे वे में इसको
कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसके फीचर्स देख लो। इसका फीचर ये है कि जिस बच्चे ने मान लो पहले से ही तैयारी कर रखी है और उसे काफ़ी कुछ आता है और एग्ज़ाम होने में भी 3-4 महीने, तो वो क्या है, एग्ज़ाम ऑन डिमांड कर सकता है। उसे ज़रूरत ही नहीं है वेट करने की कि 6 महीने तक वेट करो, 3 महीने तक वेट करो, नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो चॉइस ऑफ डिसाइडिंग द डेट ऑफ एग्ज़ाम है ना, वो स्टूडेंट के पास है। उसे पता है कि सर मुझे 4 तारीख को एग्ज़ाम देना है फ़लाना फ़लाना दिन पे, तो क्या है, वो पूरा स्टूडेंट क्या है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें एग्ज़ाम ऑन डिमांड में। और उसके बाद क्या है, स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर कर सकता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए कहीं से भी और किसी भी टाइम। ठीक है, जो ऑनलाइन इशू होगा ना, उसे हॉल टिकट, ये हॉल टिकट टर्म सुनी होगी, इग्नू में मिलती है हॉल टिकट। ठीक है, उसमें उसका डेट, वेन्यू और टाइम ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन होता है, और वो सब क्यों कब मेंशन होता है, जब स्टूडेंट खुद बताएगा उनको कि मैं तब तब एग्ज़ाम ये दे सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का जो भी क्वेश्चन पेपर है ना, जो आपको मिलेगा, वो आप तभी इंस्क्रिप्ट कर पाएंगे जब वो आप उसको लिंक पे क्लिक करेंगे। तो क्या है कि जैसे ही जनरेट होगा क्वेश्चन पेपर, आप उसको एकदम से इनक्रिप्ट करके और अपना क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो चीटिंग के चांसेस भी कम होते हैं। उसके बाद क्या है, जो आपके ऑनलाइन सबमिशन होगा, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो जो भी एग्ज़ाम का सुपरवाइज़र होगा वो आपको मार्क्स एलोकेट कर देगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम के। ठीक है, चलिए, तो ये आपका यहाँ मैंने करा दिया फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन एंड एग्ज़ाम ऑन डिमांड। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग फॉर क्वालिटेटिव असेसमेंट। देखिए, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। रेमेडियल और डायग्नोस, पता है ना, रेमेडी एंड डायग्नोस। देखिए, डायग्नोस क्या है, बेसिकली किसी भी चीज़ को अगर हम डायग्नोस करते हैं, उसका मतलब क्या है। डायग्नोस का मतलब है कि आपने बीमारी को मतलब पता लगा लिया कि बीमारी क्या है। अब बीमारी को ठीक कैसे करना है, उसे रेमेडी बोलते हैं। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक रेमेडी एक ही बात है। पहले बीमारी का पता लगाओ, भाई बीमारी है क्या, उसके बाद उस बीमारी के उपचार के लिए दवाई जो हम देते हैं वो रेमेडी है। ऐसे ही केस स्टूडेंट लाइफ में होता है। पहले बच्चे को जानो कि वो कहाँ कहाँ पीछे हट रहा है, उसको क्या क्या दिक्कत है, वो किस सब्जेक्ट में ढीला है। ठीक है, उसे क्या नहीं समझ आता, किस लेवल तक नहीं समझ आता, ये है उसको डायग्नोस करना। ठीक है, और मैंने बताया था डायग्नोस क्या है, आपका थोड़ा बैकवर्ड लेकर जाता है ना। डायग्नोस में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, डायग्नोस आपका बैकवर्ड लुकिंग है। वो पहले देखते हैं बच्चे को कहाँ कहाँ दिक्कत थी, ठीक है, तो पीछे जाएगा। उसके बाद वो रेमेडी करेंगे कि अच्छा ये दिक्कत थी, मैं ऐसा करूँगा, ऐसे असेसमेंट करूँगा या ऐसे ऑब्जर्वेशन करूँगा, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। तो डायग्नोस्टिक और रेमेडी साथ साथ चलती है। डायग्नोस करके छोड़ दिया, रेमेडी नहीं की, तो कोई फ़ायदा ही नहीं, या फिर बिना डायग्नोस के रेमेडी की तब भी कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, 2 पैरेलल लाइन्स है जो हमेशा साथ साथ चलेंगी और इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी से चलेंगी। ठीक है, चलिए, वही पढ़ा है मैंने। रेमेडियल टीचिंग एज स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स डेविएटिंग फ्रॉम द एक्सपेक्टेड नॉर्म। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, जब हम रेमेडी करते हैं डायग्नोस करने के बाद, उसका मतलब ही क्या है कि बच्चा जो हमारा एक्सपेक्टेड नॉर्म है ना, जो एक डिज़ाइंड फ्रेम है, उससे भटक ना जाए। ठीक है, उसको वापस रास्ते पे लाने के लिए हम रेमेडी करते हैं। रिमूविंग डेफिशिएंसी, जो भी कमियां हैं उसको रिमूव करता है आपका रेमेडी। ठीक है, जो EH बिलो सर है, उन्होंने बोला है जो रेमेडियल टीचिंग है इज़ अ मोरल बिल्डिंग। ठीक है, एंड इंटरेस्ट बिल्डिंग एंटरप्राइज फॉर द स्टूडेंट्स। मोरल बिल्डिंग की तरह उन्होंने बोला है, जो जैसे मोरालिटी क्या है, बच्चे को कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्हांस करने में हेल्प करती है, ऐसे आपकी रेमेडी टीचिंग इन्हांसमेंट पे ज़्यादा फोर्स डालती है। ठीक है, उसके बाद है रेमेडी। अगर आपका डायग्नोस, अगर आपका एक वो है कि आपने सर्च किया, तो उस सर्च पे कैसा एक्शन करना है, रेमेडी वो बताता है। उसके बाद है, ठीक है, अगर हमें पता चलता है कि स्टूडेंट की डेफिशिएंसी है कुछ, तो हम क्या है उस डेफिशिएंसी को पहले डायग्नोस करेंगे, और डायग्नोस करने के बाद उसे कुछ रेमेडीज़ प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, या फिर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन, या इन द फॉर्म ऑफ असेसमेंट, या इन द फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको रेमेडी करने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस देख ली, रेमेडियल टीचिंग की प्रोसेस देख ली। प्रोसेस पहला है इसमें कि रेमेडी से पहले डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है जो भी हम रेमेडी करते हैं उसमें जो भी डिफ़िकल्टी है एक वीकर स्टूडेंट की, उसको ऑर्गेनाइज वे में हमें रिमूव करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में, ये नहीं कि
एक साथ ही हमने उसकी जो भी डायग्नोज किया, हमें पता चला कि इसको मैथ्स बेकार है, तो हम क्या करें, मैथ्स का तो बहुत अच्छा ट्यूटर उसे प्रोवाइड करा दे एकदम ही। तो क्या है, बच्चा उसको अब अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता, तो बहुत ही ग्रेजुअल वे में उसको मैथ्स के लिए इम्प्रूवमेंट करानी ज़रूरी है ताकि वो मैथ्स को समझे। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और क्या है, जो भी रेमेडियल टीचिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे रेमेडी से पहले क्या है, डायग्नोस करो, और जैसे ही रेमेडी आ जाए उसके बाद रेमेडियल टीचिंग ज़रूरी है, ठीक है, ताकि बच्चे का जो मेन इशू है, मेन कंसर्न है, वो सॉल्व हो जाए, वो वापस दोबारा से डायग्नोस करने की उसे ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो फर्दर रेमेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक बार रेमेडी कर दी, फिर हमें लगता है कि नहीं यार, इस पर हम और ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, तो फर्दर रेमेडिएशन आप कर सकते हैं, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग के पर्पसेस क्या है कि एक तो ये आपकी लिसनिंग स्किल, जो बच्चे की लिसनिंग स्किल है उसको इन्हांस करता है, रीडिंग स्किल को इन्हांस करता है, स्पीकिंग स्किल को इन्हांस करता है, राइटिंग स्किल को इन्हांस करता है, ठीक है। चलिए, रेमेडियल टीचिंग भी कुछ टाइप्स की होती है। जैसे पहला टाइप हो गया रेमेडियल टीचिंग फॉर द होल क्लास, पूरी क्लास में आपको रेमेडियल टीचिंग करनी है, ठीक है। सारे बच्चे मेनली एक ही चीज़ को लेकर डायग्नोज हुए और आपको पूरे बच्चों का एक साथ रेमेडियल टीचिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद है रेमेडियल टीचिंग फॉर द बैकवर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, जो बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। या फिर उसके बाद है रेमेडियल टीचिंग विदाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसके बाद है रेमेडियल टीचिंग आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर है उसके बाद इंडिविजुअल रेमेडियल टीचिंग और ग्रुप रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। ये कुछ 6 टाइप्स हैं आपके रेमेडियल टीचिंग के। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है आप लोगों का ICT से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये क्या होती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? इट इज़ दैट टेक्नोलॉजी विच इज़ एम्प्लॉयड इन अ शेप ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड एप्लीकेशन सपोर्ट। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो टूल्स, इक्विपमेंट्स और उनके एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें कराती है, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी फैक्ट का कलेक्शन कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सारी आप एक्टिविटीज़ कब कर सकते हैं? जब आपके पास ICT हो, कोई टेक्नोलॉजी हो जो आपको ये सब चीज़ें एक्सेस कराने में हेल्प करे, ठीक है। टेक्नोलॉजी 2 टाइप्स की होती है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल का एग्जांपल आप लोगों को पता होगा कैसे कैसे हम ICT यूज़ करते थे, इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स है ना, ह्यूमन कंप्यूटर्स, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। मॉडर्न में क्या है, वही थोड़ा कंसाइज और मॉडर्न वे में आ गया है। जैसे हम डिजिटल वीडियो कैमरा यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत ही डिजिटल क्लासरूम यूज़ करते हैं। आजकल जूम पे क्लासेस हो रही है, तो जूम इज़ अ मॉडर्न ICT, ठीक है। यूजेज एंड एडवांटेजेस देख लेते हैं। यूसेज क्या है कि ये तो मोटिवेट करता है लर्नर को। दूसरी बात है डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर की। कोलैबोरेटिव लर्निंग है, वन वे लर्निंग नहीं होती, कोलैबोरेटिव लर्निंग है। इंटरैक्टिव सेशन होता है, एक्सप्रेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। और जो भी लर्निंग टीचिंग टास्क से रिलेटेड हमारी डिफ़िकल्टीज़ है, उन चैलेंजेस को ओवरकम करता है आपका ICT, है ना। ICT समझ आ गया क्या है? तो जो आप डेली लाइफ में देखते हैं वही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए, तो यूसेज भी हमारा हो गया। उसके बाद है इश्यूज़ इन असेसमेंट, नया टॉपिक है इश्यूज़ इन असेसमेंट। देखिए क्या है, जो जेनेट डब्लू सर है ना, जेनेट डब्लू, आई डोंट नो वेलफर्ड नाम पूरा होगा इनका, जेनेट डब्लू, उनके हिसाब से 6 सिक्वेंशियल स्टेजेस होते हैं जिसको CD² IP² के नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। CD² IP² के नाम से, CD² IP²। केस फाइंडिंग, डेवलपमेंट, स्क्रीनिंग, डायग्नोज, इंटरवेंशंस, परफॉर्मेंस एंड प्रोग्राम इवेल्युएशन, ठीक है। CD² IP² किसने बोला है? 6 सिक्वेंशियल स्टेजेस, जेनेट डब्लू लर्नर ने, ओके। चलिए, वैसे अगर जनरली बोला जाए तो 4 काइंड्स ऑफ स्टेजेस होते हैं जिससे हम असेसमेंट कर सकते हैं। पहला, इंफॉर्मेशन को गैदर करो, ठीक है। सबसे पहले है आपको इंफॉर्मेशन की गैदरिंग करनी है। उसके बाद उस गैदर करने के बाद उसका रिकॉर्ड बनाओ, रिकॉर्ड बनाने के बाद उसको एनालाइज करो, और एनालाइज करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को आप इम्प्रूवमेंट पर्पस के लिए यूज़ करो। ये क्या है? असेसमेंट के स्टेजेस है, ठीक है। 4 स्टेजेस याद रखो, गैदरिंग, आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग, आफ्टर दैट एनालाइज, एंड एनालाइज करने के बाद इम्प्रूवमेंट के लिए उसे इम्प्लीमेंट करना सीखो, ठीक है। ये है आपके स्टेजेस, 4 हैं बेसिक। और अगर स्पेसिफिकली बोला जाए कि जेनेट डब्लू लर्नर ने कितने स्टेजेस दिए हैं, तो CD² IP² करके 6 याद रख लेना। नेक्स्ट टॉपिक है डिज़ाइन एंड कंडक्ट ऑफ असेसमेंट, ठीक है, कि हम कैसे क्या है असेसमेंट, बेसिकली है क्या, ये प्रोसेस है जहाँ पे हम कैंडिडेट्स को असेस करते हैं ताकि उनका जो स्पेसिफिक एरिया है उनके ऊपर हम उन्हें सुटेबिलिटी उनकी
इम्प्रूव कर सके, कि वो सुटेबली किसी काम को कर सके, तो हम उसे एसेस करते हैं। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट फॉलोइंग वेज जहाँ से हम क्या करते हैं, डिज़ाइन और कंडक्ट करते हैं एक इफेक्टिव असेसमेंट को। देखिए, पहला है प्रिपेयर कैंडिडेट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो भी कैंडिडेट डेमोन्स्ट्रेट अपनी एबिलिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए खड़ा हो रहा है। ठीक है, असेसमेंट हो रही है ना, तो पहले बच्चा खड़ा होगा, हम बच्चे को पहले देखेंगे, उसी की बातों से असेस करेंगे। तो कोई भी बच्चा अगर खड़ा हो रहा है अपने एबिलिटी को शो करने के लिए, तो क्या है, पहले उसको प्रिपेयर करो, उसको मोटिवेट करो, यस यू कैन डू इट। ठीक है, उसके आसपास इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करो कि वो अपनी एबिलिटीज़ को सामने शो कर सके। इससे क्या होगा कि वो फुली प्रिपेयर्ड अपने आप को फील करेगा। ठीक है, उसे थोड़ा ब्रीफ में बताओ कि तुम्हें कैसे कैसे अपने टास्क को परफॉर्म करना है। तो ये पहला स्टेप है कि आपको कैंडिडेट को प्रिपेयर करना है किसी भी असेसमेंट से पहले। दूसरा बोला हुआ है इसमें, सो आई विश आपको पहला पॉइंट समझ आ गया होगा कि हाउ वी प्रिपेयर कैंडिडेट्स जब हम डिज़ाइनिंग एंड कंडक्शन ऑफ असेसमेंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट इज सेलेक्ट असेसर्स। असेसर्स जो आपको असेस करेंगे। ओके, तो आपका क्या मोटिव होना चाहिए कि वो असेसमेंट करने वाले ऐसे हों कि बच्चे को अगर वो असेस करे ना, तो बच्चे के नेचर में, उसके एजुकेशन में वो एक वैल्यू एडिशन करे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके सफिशिएंट असेसर्स होने चाहिए हर ग्रुप साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है कि उन 10 बच्चों को एक इंडिविजुअल असेसर असेस कर पाएगा, या उसके लिए 2 या 3 आपको ज़्यादा की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो ग्रुप मैनेजमेंट, और आपको देखना है कि वैल्यू एडिशन होगा या नहीं उस असेसर से, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई डिज़ायर्ड ट्रेड्स। इसका मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए, जो भी बच्चा या जो भी टीम है जो अपना टास्क परफॉर्म करेगी इन फ्रंट ऑफ असेसर्स, वो वही काम करें जो आपके डिमांड और ट्रेड्स के अकॉर्डिंग हो। मतलब आपने कोई थीम डिसाइड की हो, ठीक है, और उस थीम के अकॉर्डिंग वो सारे परफॉर्मेंस दे, ताकि जब असेसर देखे तो उसी थीम को सेंटर में रख के वो बच्चों के रोल को जस्टिफाई कर सके कि हाँ, बच्चे ने इस थीम के आसपास अपना परफॉर्मेंस दिया है। तो उसके लिए भी ईजी होगा, और बच्चे को भी पता चलेगा कि वो कभी अपने वे से आउट ऑफ द ट्रैक ना चला जाए, उसी पे रहे। तो डिज़ायर्ड ट्रेड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज। देखिए, इसमें क्या कहना क्या चाह रहा है कि एक्सरसाइज का मतलब ही होता है कि बेसिकली आपको बच्चे को एक्टिविटीज़ में एनरोल करके रखना है। तो आप कैसी भी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन करा दिया, या फिर पेयरिंग करा दी बच्चों की, या कोई केस स्टडी दे दी, या फिर कोई उन्हें बोल दे कि आपको प्रेजेंटेशन करनी है। तो आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैराइटीज़ बच्चों के सामने रखने, ताकि बच्चों का डिफरेंट एंगल एक असेसर के सामने आ सके। तो आपको ऐसे ही असेसमेंट बच्चों को देने हैं, ऐसे ही डिज़ाइनिंग और उनका कंडक्शन आपको करना है। ब्रेक टाइम। देखिए, ब्रेक टाइम इज़ वेरी क्रूशियल पार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी अगर आपका हो गया असेसमेंट टास्क, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, तो वो दोनों के लिए ठीक नहीं है। ना तो असेसर के लिए ठीक है, ना ही जो आपको प्रेजेंट कर रहा है, ना ही एक लर्नर के लिए ठीक है। तो जब ये ब्रेक टाइम होता है, तो इससे आप लोगों को पानी पीने के लिए टाइम मिल जाता है। ठीक है, हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं। सफिशिएंट ब्रेक से क्या होता है कि आप अपनी फिजिकल मूवमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो ये जो ब्रेक टाइम है, इट्स वेरी इनिशियल, इट्स वेरी वेरी क्रूशियल टू अगेन स्टार्ट अ वेरी फ्रेश बिगिनिंग। तो जो भी असेसमेंट होगा उसमें ब्रेक टाइम ज़रूर डालना होगा। रैप अप एंड रिव्यू। लास्ट में जब भी हमारे स्कूल या कॉलेजेस में फंक्शंस होते हैं, तो एक लास्ट में थैंक यू स्पीच बोली जाती है। तो वही बात है, रैप अप करना है आपको सब कुछ, सबकी फीडबैक लेना है। अब ऐसा ना हो कि क्योंकि असेसर ने पूरे टाइम उसको असेस किया है किसी बच्चे को, तो उसके माइंड में वो सब फ्रेश है, उसे पता है कि इस बच्चे में कहाँ क्या कमी है, किसने कहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा है। तो जल्दी जल्दी एक पॉजिटिव अगर आपको अप्रोच चाहिए उस बच्चे के लिए, तो आपको असेसर से तभी फीडबैक लेना होगा, गैदरिंग करनी पड़ेगी सारे डाटा की, और सब कुछ रैप अप करके फिर रिव्यू करो कि कैसा रहा जो मैंने असेसमेंट कंडक्ट कराया, क्या वो सक्सेसफुली हो पाया या नहीं, या फिर जो मैंने डिज़ाइनिंग की है असेसमेंट की वो अच्छा था या नहीं था। ये सारी चीज़ें आपको असेसमेंट में करनी है। टॉपिक है आपका डिज़ाइनिंग एंड कंडक्ट ऑफ असेसमेंट। ओके, तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको मेंटेन करने हैं जब भी आप कंडक्शन ऑफ असेसमेंट या डिज़ाइनिंग ऑफ असेसमेंट की बात करेंगे। लास्ट टॉपिक है आपका करिकुलर एरियाज दैट कांट बी टेस्टेड फॉर मार्क्स। मतलब कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनको सिर्फ आप
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाएंगे कि आप ऐसा ना हो कि उसमें 90+ लाने हैं, कुछ ऐसा नहीं, कुछ फैक्चुअल बेस नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो आप में एक स्किल को पैदा करे, ऐसी चीज़ें जो फ्यूचर ओरिएंटेड हो, ऐसी चीज़ें जिससे आपको जॉब बहुत अच्छी मिले, उन चीज़ों के बारे में बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी बेसिकली 3 चीज़ें ही बताई गई हैं, रीडिंग, ठीक है, स्पेलिंग, पंक्चुएशन या ग्रामर और मैथ्स। ये 3 ऐसे कोर एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पढ़ना है, ठीक है। रीडिंग में देखा जाए तो आप लोग सीखते हैं पॉज कहाँ लेना है, एम्फेसाइज कहाँ करना है, तो ये एक स्किल है, एक स्पीकिंग स्किल है जो आपको इन्हांस करेगी इन फ्यूचर। स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर की बात करें तो आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड सबको सामने नज़र आता है कि ये इसकी इसका सिलेक्शन ऑफ वर्ड बहुत एक्सीलेंट है, तो ये बहुत अच्छा गुड स्पीकर हो सकता है। मैथ्स कहाँ पे काम आएगी? मैथ्स सबकी काम आएगी, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, MCQ हो गया, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, या रेशो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, ज्योमेट्री हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, ये चीज़ें आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो मैथ्स, रीडिंग एंड जो ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मार्क्स गेनिंग के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, अपने ओवरऑल इन्हांसमेंट के लिए पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वी हैव डन आर यूनिट 3 एज वेल ऑफ पेपर 2, ठीक है। जहाँ पे कोई इशू है आपको पोज द वीडियो एंड रिकॉल ऑल द प्रोसेस। स्पीड अपनी इंक्रीज़ करना, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, अपने अकॉर्डिंग स्पीड को बढ़ाना, 1.7x रखनी या 2x रखनी, इट्स योर चॉइस, ठीक है। सो देखिए मैं रिवाइज करा देती हूँ। वट वी हैव डन नाउ, सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, क्वेश्चन बैंक एंड ओपन बुक सिस्टम डन। फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन एंड एग्जाम ऑन डिमांड मैंने थ्योरी पोर्शन में बता दिया था। डायग्नोस्टिक रेमेडियल हमने बता दिया था। ICT का मैंने बता दिया था। असेसमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस, वो याद है ना, 4 स्टेजेस वो थी, और एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग 6 स्टेजेस थी, ठीक है। IC² DP जो मैंने बताया था वो सारा। डिज़ाइन एंड कंडक्ट ऑफ असेसमेंट बता दिया मैंने, ये जो अभी पॉइंट्स डिस्कस किए थे सारे, कि असेसर की सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना ज़रूरी है, सारी चीज़ें। और लास्ट एरिया करिकुलर एरियाज दैट कांट बी टेस्टेड फॉर मार्क्स, तो हमारा मैथ्स, रीडिंग और आपका स्पीकिंग, स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। सो वी हैव डन एवरीथिंग टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय, विल कम टुमारो विद न्यू यूनिट।